हे गाइस, तो हम लोग यहाँ तक कर चुके थे सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम और कोलिजन का, जो हमारा लेसन नंबर 9 है। उसमें हम लोग अपना पार्ट 1 देख चुके थे। तो आज हम अपना पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, जहाँ पे हम शुरू करेंगे ये कोलिजन वाले पार्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए, तो कोलिजन में क्या है, देखिए आपको इस पूरी कहानी पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा इसमें ब्रीफ कर दूं कि एक्चुअली यहाँ पे होने क्या वाला है। तो देखिए, ये आपको दो ब्लॉक्स दिख रहे होंगे, एक का मास है M1, एक का मास है M2। और M2 के पीछे एक स्प्रिंग लगी हुई है। ये स्प्रिंग मासलेस है, यानी स्प्रिंग का अपना कोई मास नहीं है। यानी इस टोटल सिस्टम का मास केवल इस ब्लॉक का मास है, जो कि M2 है। ये M1 मास जो है वो V1 वेलोसिटी से चल रहा है, और जो M2 मास है वो V2 वेलोसिटी से चल रहा है। सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, अभी क्या होगा, V1 जो है वो V2 से ज़्यादा है वेलोसिटी। हमने इस तरह से सेटअप अरेंज किया है कि V1 जो है वो V2 से ज़्यादा है। तो ये मास आएगा यहाँ पे और इस स्प्रिंग से जाके टकरा जाएगा। इस स्प्रिंग से टकराएगा तो स्प्रिंग में आएगा कंप्रेशन। यानी स्प्रिंग पहले अगर ऐसी थी तो बस इतनी लेंथ रह जाएगी इसकी अब। ठीक है, अब केवल इतनी ही लेंथ रह जाएगी। ये जितनी भी आप मान लीजिए, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। हाँ, ओके। तो इतनी ही रह जाएगी स्प्रिंग की लेंथ। ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा है, थोड़ा और छोटा कर लिया जाए। ठीक है, स्प्रिंग की लेंथ मान लीजिए इतनी रह जाएगी, एक फोल्ड और यहाँ तक रह जाएगी। ठीक है, मतलब जितनी भी रह जाएगी, मान लीजिए इसकी आधी हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी स्प्रिंग ओवरऑल। तो फिर कंप्रेस होगी। एक समय आएगा ये अपनी मैक्सिमम कंप्रेशन पे होगी स्प्रिंग। ठीक है, मान लीजिए ये अभी इसकी इनिशियल लेंथ है, तो फाइनल लेंथ यही तक रह जाएगी कंप्रेस होने के बाद। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, स्प्रिंग स्प्रिंग है भाई, वो तो फोर्स लगाएगी। तो वो फिर इस पे M2 मास पे आगे की तरफ फोर्स लगाएगी, और M1 मास पे, जो कि इस समय यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे इतना बड़ा नहीं है, एक सेकेंड, जो कि उस वक्त यहाँ पे होगा, ये M2 M1 मास, वो उस पर ये पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी। तो क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी जो होगी M1 मास की, वो कम होती चली जाएगी, लेकिन M2 मास की वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो इससे कुछ कुछ सिनेरियोज प्रोड्यूस होंगे। उन सिनेरियोज को आज हमको स्टडी करना है। ठीक है, कि कैसे क्या होगा, किसकी कितनी मास, किसकी कितनी वेलोसिटी हो जाएगी। इस सभी प्रोसेस के बाद क्या कुछ कंजर्व रहता है, क्या एनर्जी कंजर्व रहती है, क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए, अब मेन हम लोग अब फाइनल टेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, मैंने आपको कहानी समझा दी, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए। कंसीडर सिचुएशन शोन इन फिगर 9.13 वही फिगर है। टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस M1 M2 आर मूविंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ये सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल पे। और जो M2 है वो अहेड है, आगे है M1 से। ठीक है, M2 आप देख सकते हैं आगे है M1 से। और उसकी स्पीड जो है V2, वो V1 से छोटी है। ठीक है, V1 से छोटी है, यानी कि V2 उसकी स्पीड, एक सेकेंड, V2 जो है, जी हाँ, V2 जो है वो छोटी है, और V1 जो है जो कि है बड़ी है, स्मॉलर देन V1 ऑफ M1। स्प्रिंग इज अटैच टू द रियर एंड ऑफ M2। स्प्रिंग अटैच है पीछे साइड ऑफ M2 के। और V1 क्योंकि ज़्यादा है, तो ब्लॉक M1 विल टच द रियर एंड एट सम इंस्टेंट। और वो इंस्टेंट जब वो उसको टच करेगा, स्प्रिंग को टच करेगा M1 मास अपनी V1 वेलोसिटी के साथ, उस टाइम को हम कह देते हैं कि वो T1 मास है। ठीक है, देन ऑनवर्ड्स द वेलोसिटी ऑफ लेफ्ट एंड ऑफ द स्प्रिंग विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ M1। और जो लेफ्ट एंड होगा स्प्रिंग का, उसकी वेलोसिटी M1 के बराबर हो जाएगी, यानी V1 हो जाएगी। और जो राइट हैंड होगा वो तो उसी सेम वेलोसिटी से चलता रहेगा, यानी M2 की V2 वेलोसिटी से चलता रहेगा, क्योंकि ये दोनों कॉन्टैक्ट में है। तो सीधी सी बात है, जब एक एंड ज़्यादा वेलोसिटी से चल रहा है, एक एंड कम वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसमें कंप्रेशन आना लाजमी है। तो M1 मूव्स फास्टर देन M2, लेंथ ऑफ द, ठीक है आगे बढ़ते हैं, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विल डिक्रीज। लेंथ जो होगी वो कम होती चली जाएगी। द स्प्रिंग विल बी कंप्रेस, और स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो जाएगी। एज इट इज़ कंप्रेस, क्योंकि वो कंप्रेस हो जाएगी, इट पुशेस बैक ऑन द ब्लॉक, और वो वापस ब्लॉक पे फोर्स लगाएगी विथ फोर्सेस KX, वेयर X इज द कंप्रेशन एंड K द स्प्रिंग कांस्टेंट। जहाँ पे X जो कंप्रेशन होगा और K सीधी सी बात स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। दिस फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ M2। और ये फोर्स जो है, ये वेलोसिटी जो M2 की होगी, M2 यानी आगे वाला ब्लॉक, उसके डायरेक्शन में होगी। तो M2 एक्सेलरेट करेगा, लेकिन ये अपोजिट होगी M1 की वेलोसिटी के, तो M1 जो है वो डी एक्सेलरेट करेगा। ठीक है,
The velocity of the front block A, which was slower initially, will gradually increase, and velocity of rear block B, which was faster initially, will gradually increase. तो सही बात है, सही चीज़ लिखी है कि जो आगे वाला ब्लॉक है A ब्लॉक, उसकी वेलोसिटी जो है वो जो पहले स्लोअर थी अब वो धीरे धीरे बढ़ेगी, और जो पीछे वाले ब्लॉक थी उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है. द स्प्रिंग विल कंटिन्यू टू बिकम मोर एंड मोर कंप्रेस्ड एज लॉन्ग एज द रियर ब्लॉक बी इज फास्टर देन द फ्रंट ब्लॉक ए. जो स्प्रिंग होगी वो तब तक दबती जाएगी, कंप्रेस होती जाएगी, जब तक पीछे वाला जो ब्लॉक है बी ब्लॉक है वो फास्टर होगा फ्रंट ब्लॉक से. सीधी सी बात, जब तक वो फास्टर होगा तब तक वो आगे की तरफ फोर्स लगाता रहेगा, उसको दबाता रहेगा स्प्रिंग को. ठीक है. देयर विल बी एन इंस्टेंट T1 प्लस डेल्टा T1 व्हेन द टू ब्लॉक्स विल हैव इक्वल वेलोसिटी. और कोई ना कोई एक ऐसा इंस्टेंट होगा जहाँ पे T1 प्लस डेल्टा T1 यानी हमने जो टाइम लिया था जब उन्होंने वो दोनों टच में आएंगे. ठीक है. T1 वही टाइम है ना, या नीचे हमने लिया था T1, तो हाँ से T1 द ब्लॉक विल टच द रियर एंड एट सम इंस्टेंट से T1. तो T1 इंस्टेंट पे वो लोग टच में आ रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं ब्लॉक और स्प्रिंग, और कोई डेल्टा T1 टाइम के बाद उनकी मान लेते हैं कि इक्वल वेलोसिटी हो जाएगी. ठीक है. At this instant, the end of the spring will move with same velocity. सीधी बात है, जब उनकी सेम वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि एक की जिसकी ज़्यादा थी उसकी घट रही है, जिसकी कम थी उसकी बढ़ रही है, तो एक इंस्टेंट आएगा जब दोनों की इक्वल वेलोसिटी हो जाएगी. जब दोनों की इक्वल वेलोसिटी हो जाएगी तो स्प्रिंग का भी अब कोई फर्दर कंप्रेशन नहीं होगा, जितनी कंप्रेस है उतनी कंप्रेस रहेगी. और ये पॉइंट जो है ये करस्पॉन्ड करता है मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग. यहाँ पे देखिए कुछ कंसेप्ट आएंगे अभी. तो ये मैक्सिमम कंप्रेशन का टाइम है, तो ये भी आपको निकालने को कह सकता है कि कितना होगा मैक्सिमम कंप्रेशन क्वेश्चंस वगैरह में. तो ठीक है. 10 द स्प्रिंग कंप्रेशन मैक्सिमम द टू ब्लॉक्स है अटेन इक्वल वेलोसिटी. तो एक ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे कि स्प्रिंग कंप्रेशन मैक्सिमम होता है जब दोनों ब्लॉक की वेलोसिटीज़ इक्वल हो जाती है. ठीक है. तो आपको क्या करना है, वो पॉइंट निकालना है जब उनकी वेलोसिटीज़ इक्वल हो, और उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए आपको स्प्रिंग का कंप्रेशन देख लेना है, तो वहाँ से आपको अपनी आंसर निकल आएगा. ठीक है. जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा. ठीक है. खैर हम आगे चलते हैं. नाउ द स्प्रिंग, अब क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस पड़ी है, उसकी कंप्रेशन बढ़ तो नहीं रही है लेकिन कुछ ना कुछ कंप्रेस वो ऑलरेडी है. तो अब क्या करेगी, अब वो दोनों ब्लॉक पे कंटिन्यूसली फोर्स लगाती रहेगी. ठीक है. दोनों ब्लॉक पे कंटिन्यूसली पुश करती रहेगी, तो फ्रंट ब्लॉक जो होगा वो और एक्सेलरेट होगा, हो ही रहा था और होता जाएगा, और रियल ब्लॉक और डी एक्सेलरेट होगा. तो टी प्लस डेल्टा T1 द वेलोसिटीज वर इक्वल. टी प्लस डेल्टा T1 के बाद जो वेलोसिटी थी वो इक्वल थी, एंड हेंस आफ्टर टी प्लस डेल्टा T1 द फ्रंट ब्लॉक विल मूव फास्टर देन द रियर ब्लॉक. और इसके बाद जो वेलोसिटी होगी वो कुछ ऐसी होगी कि जो फ्रंट ब्लॉक है वो पीछे वाले ब्लॉक से तेज़ मूव करेगा, जो कि पहले उल्टा था, पहले पीछे वाला ब्लॉक ज़्यादा तेज़ मूव कर रहा था. ठीक है. एंड सो डू द एंड्स ऑफ द स्प्रिंग एज दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द ब्लॉक्स. और इसी तरह से जो एंड होंगे स्प्रिंग के वो भी उसी तरह से चेंज होते रहेंगे उनकी वेलोसिटी, यानी कि आगे वाला एंड जो है वो तेज़ जा रहा होगा, पीछे वाला एंड धीरे जा रहा होगा. तो ओवरऑल स्प्रिंग की लेंथ अब वापस से नॉर्मल होने की कगार पे है, नॉर्मल होने जा रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है. ठीक है. द स्प्रिंग विल दस इंक्रीज इट्स लेंथ, और स्प्रिंग की लेंथ जो है इंक्रीज होगी. दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल द स्प्रिंग एक्वायर्स इट्स नेचुरल लेंथ. और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होती रहेगी जब तक स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ एक्वायर कर लेगी. ठीक है. नेचुरल लेंथ आप समझ रहे होंगे जहाँ पे उसका कोई कंप्रेशन या एक्सपेंशन या एक्सटेंशन नहीं हो रहा होता है. और मान लीजिए ये टाइम टी प्लस डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 के बाद हुआ होगा. ठीक है. वंस दिस स्प्रिंग रीगेन्स इट्स नेचुरल लेंथ इट स्टॉप्स एक्सर्टिंग एनी फोर्स ऑन द ब्लॉक. और एक बार नेचुरल लेंथ आ जाएगी तो ये दोनों ही ब्लॉक पे फोर्स लगाना बंद कर देगी. लेकिन अभी अगर देखें तो दोनों ब्लॉक अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, यानी आगे वाला जो है वो तेज़ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, पीछे वाला धीरे वेलोसिटी से मूव कर रहा है. तो जो पीछे वाला ब्लॉक होगा वो क्योंकि धीरे वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका और स्प्रिंग का कॉन्टैक्ट टूट जाएगा. ठीक है. लेकिन अब जो ब्लॉक है वो इक्वल वेलोसिटी से मूव करेंगे. ठीक है. ब्लॉक जो इक्वल वेलोसिटी से मूव करेंगे और उनका सेपरेशन बढ़ता जाएगा. इस क्यों बढ़ता जाएगा मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे. एक की वेलोसिटी ज़्यादा है, एक की वेलोसिटी कम है. मान लीजिए एक दो आदमी है, एक 20 मीटर पर सेकंड से चलता है, एक 10 मीटर पर सेकंड से चलता है. तो अगर वो किसी इंस्टेंट पे सेम जगह पे भी होंगे तो कहीं ना कहीं जो 20 मीटर पर सेकंड से चलने वाला आदमी है वो तेज़ जाएगा, तो उसको
वो एक समय के बाद उससे आगे हो जाएगा, उन दोनों की सेपरेशन बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जो 10 मीटर पर सेकंड से चलने वाला आदमी है उसकी सेपरेशन मतलब वो लोग पीछे रहेगा, उसके हमेशा पीछे रहेगा, वो कभी आगे नहीं निकल सकता। तो यानी कि सेपरेशन बढ़ रही है दोनों के बीच में। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा। आपको थोड़ा सा विजुलाइज करनी है ये पार्ट, तो उसको आपको समझ में आ जाएगा। ड्यूरिंग, अब देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको बताई जा रही है, ये सब कंसेप्ट है तो आपको ध्यान में ही रखने हैं। ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, पूरे प्रोसेस के दौरान जो मोमेंटम है दोनों ब्लॉक के सिस्टम का वो कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। द मोमेंटम बिफोर द इंस्टेंट t1 was m1v1 plus m2v2 is equal to p. At time t plus delta t1 the two blocks move with equal velocity. जो टाइम t1 plus delta t1 के बाद दोनों इक्वल वेलोसिटीज मूव करें, उस वेलोसिटी को हम कैपिटल v कह देते हैं। तो वो नेट मोमेंटम उस समय हो जाएगा m1 कैपिटल v प्लस m2 कैपिटल v इज इक्वल टू कैपिटल p। जब कॉन्टैक्ट टूट गया तो फाइनली दोनों ब्लॉक कोई दूसरी वेलोसिटी अटेन कर लिए हैं, जो कि सेम v1 डैश और v2 डैश हो गया होगा। तो उस समय मोमेंटम दूसरा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा m1 v1 डैश plus m2 v2 dash is equal to p. In fact, take the velocity of the blocks at any instant before the collision, during the collision or after the collision, the momentum will be equal to p. और देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि हम अगर दोनों की जो वेलोसिटीज हैं किसी भी इंस्टेंट पे लें, कोलिजन से पहले, कोलिजन समझ रहे होंगे जब वो टच करेगा स्प्रिंग को, ड्यूरिंग द कोलिजन के बीच में जब स्प्रिंग कंप्रेस होगी, ठीक है, ये सब हो रहा होगा कि एक ब्लॉक तेज एक्सेलरेट कर रहा होगा, एक ब्लॉक धीरे एक्सेलरेट कर रहा होगा, डी एक्सेलरेट कर रहा होगा, ठीक है। ड्यूरिंग द कोलिजन या आफ्टर द कोलिजन के बाद मोमेंटम जो होगा वो पी के ही बराबर होगा, यानी मोमेंटम पूरे प्रोसेस में सेम हो रहा है। दिस इज बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। और ऐसा क्यों है, डायरेक्टली हमने देखा था अभी सेंटर ऑफ मास वाले कंसेप्ट में, थोड़ा हमारे पिछले लेक्चर में, कि अगर कोई रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो नेट मोमेंटम जो है कांस्टेंट रहेगा। तो क्योंकि यहाँ पे भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सब कुछ इंटरनल ही है। इंटरनल इन द सेंस कि स्प्रिंग फोर्स है, और स्प्रिंग फोर्स जो लग रहा है दोनों के बीच में ही लग रहा है, इंटरनल फोर्स है। तो सीरीज बात है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, कोई फ्रिक्शन जैसा फोर्स है नहीं जो उसको डिस्टर्ब करे, यानी कि इसको कहीं पे भी इनके एनर्जी लॉस कराए, ठीक है। वो तो खैर एनर्जी का कंसेप्ट आ जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए मोमेंटम की जहाँ तक बात है तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है बेसिकली, और स्प्रिंग मासलेस है तो वो इक्वल फोर्स लगा रही है ब्लॉक पे। तो सीरीज बात है, जो मोमेंटम रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको 2-3 लाइनें यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कंसीडर द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब हम देखने जा रहे हैं एनर्जी का कंसेप्ट, कि एनर्जी का क्या होगा। मोमेंटम ने देख लिया कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, ठीक है, कि कहीं हम कोई किसी को छू भी नहीं रहे, किसी ब्लॉक को कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, कहीं कुछ भी ऐसा एक्सटर्नल नहीं लग रहा है जिसकी वजह से मोमेंटम में डिस्टर्ब हुआ है। तो मोमेंटम जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा पूरी प्रोसेस के दौरान, चाहे वो आप कोलिजन के पहले देखिए, कोलिजन के बाद देखिए, या कोलिजन के दौरान देखिए, ठीक है। इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं कि एनर्जी क्या होगी अब सिस्टम की, एनर्जी में कैसे कैसे चेंजेस आएंगे। एज देयर इज नो फ्रिक्शन द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। और देखिए यहाँ पे देखिए इंटरनल जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि फ्रिक्शन, वो कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। तो जो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कांस्टेंट होगा। ये डायरेक्टली जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हमने वो पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उससे हम डायरेक्टली कह सकते हैं, ठीक है। हमने वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में देखा था ये चीज़। तो अगर आपको ये चीज़ें कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो आप वापस से जाके वर्क एंड एनर्जी की हमने हमारी प्लेलिस्ट में जा करके वर्क एंड एनर्जी टाइप देख सकते हैं, वहाँ से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, ठीक है। तो आपको वहाँ से ये चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए खैर हम आगे चलते हैं। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट कम इनटू द, देखते हैं आगे क्या है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट कम इनटू, एक्चुअली मतलब कहने का होगा इसका मतलब कि उसका कोई मतलब नहीं है पिक्चर एज अ मोशन इज हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वो सामने आने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा मोशन हॉरिजॉन्टल में हो रहा है। तो हमें कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से कोई मतलब नहीं। अगर ऊपर नीचे जा रहा होगा कोई ब्लॉक तो हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर करनी पड़ेगी। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर when the spring is compressed by x. If u1 and u2 are the speeds at this time, then we have, अगर देखिए अगर किसी भी टाइम पे, किसी भी टाइम t इंस्टेंट पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि या छोड़िए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भाड़ में जाओ, किसी भी टाइम पे स्प्रिंग जो है वो x लेंथ से कंप्रेस हुई है तो उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होगी। ये हमने वर्क एनर्जी में देखा था,
ठीक है, उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ की एक्स स्क्वायर। और U1 और U2 जो है स्पीड है इस टाइम पर दोनों ही मासेस की, ठीक है, हाफ m1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ m और हाफ m2 U2 स्क्वायर, तो ये दोनों हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी उन दोनों ब्लॉक की। हम देखिए एनर्जी निकालना है बेसिकली, नेट एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी उस टाइम पे हमने देख ली, U1 U2 स्पीड है तो उसके करस्पॉन्डिंग m1 हाफ m1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 U2 स्क्वायर हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी उस समय वो स्प्रिंग की हाफ की एक्स स्क्वायर हो जाएगी। ये हो जाएगी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम किसी टाइम t पर। एट एंड बिफोर T1 द स्प्रिंग इज एट इट्स नेचुरल लेंथ। जब ये टाइम T1 पे आ गए थे, ठीक है, तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे थी, यानी जब पीछे वाले ब्लॉक ने आगे वाले ब्लॉक को जस्ट छुआ था, एकदम मतलब बस टच हुआ था, तो उस टाइम पर जो स्प्रिंग थी वो अभी तक तो कंप्रेस हुई नहीं है, अभी तक उसके साथ कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो उस टाइम पर जो हाफ m1 U1 स्क्वायर होगा, हाफ m1 V1 स्क्वायर होगा प्लस हाफ m2 V2 स्क्वायर होगा, वो भी E के बराबर होगा, क्योंकि उस वक्त कोई भी पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। और अगेन जब वो दोनों ही इक्वल वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, तो उस समय जो कंप्रेशन था वो मैक्सिमम था। देखिए हम कई केसेस ले रहे हैं, कई केसेस देख रहे हैं, तो उससे हमको कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। तो हमें देखिए यहाँ पे स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन होगा किस टाइम पे, जब U1 U2 V के बराबर होंगे। तो हमने फिर उस तरह से इक्वेशन लिख दी, हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ के इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर इंटू ई। अब देखिए यही चीज़ें आपको मदद करेंगी जब कभी आपको एक्स मैक्स निकालने को बोल दिया जाए, यानी मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग निकालने को बोल दिया जाए, तो ये चीज़ें आपको मदद करेंगी। अब इसके अगर आपको इसका डेटा दिया हुआ है कि इनिशियली T1 पे स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ पे है, तो आपको वेलोसिटीज पता है, तो आप इससे इक्वेट करके इसको निकाल लेंगे, ठीक है। आप मतलब उस समय इतना डेटा दिया हो रहेगा कि आप किसी न किसी तरह से इसको और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये सब आपका डेटा दिया रहेगा, तो आपको बस एक्स मैक्स का डेटा नहीं दिया रहेगा, तो आपको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से आपको कुछ और भी बोल सकता है कि वेलोसिटी कितनी होगी उस टाइम पर ब्लॉक्स की, तो उस समय में भी एक्स मैक्स का डेटा दिया हो या कुछ ना कुछ डेटा ऐसा दिया रहेगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या कैलकुलेशन होनी है, ठीक है। तो वो आप देख लेंगे। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। At and after time t plus डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 द स्प्रिंग एक्वायर्स इट्स नेचुरल लेंथ। और फिर बाद में आपने देखा होगा कि जब फाइनली आगे वाले ब्लॉक की स्पीड फास्ट हो गई और पीछे वाले ब्लॉक की स्पीड कम हो गई, तो भी स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ पे जब आई थी, तो भी अगेन उसी टाइप की इक्वेशन बनेगी कि हाफ m1 V1 डैश का स्क्वायर प्लस हाफ m2 V2 डैश का स्क्वायर। यहाँ से आपको वो एक चीज़ देखने को मिलेगी कि हाफ m1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 V2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 V1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 V2 डैश का स्क्वायर, यानी कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम रह रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और इसको आप बार बार अलग अलग जगह यूज़ कर सकते हैं। इसके आगे भी थोड़ा सा देखिए, थ्योरी में भी वही चीज़ लिखी हुई है, द काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज सेम एज द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। However, we cannot say the kinetic energy remains constant as it changes as a function of time during the interval t plus t1 to t plus delta t1 plus delta t2। चलिए इसका मर्म समझते हैं, ठीक है, इसकी मीनिंग समझते हैं कि इसका क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है जो मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ। देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहाँ तक तो ठीक है, इस पार्ट तक तो ठीक है, लेकिन हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि जो बीच में काइनेटिक एनर्जी हुई, यानी कि ये वाली काइनेटिक एनर्जी, इसके बराबर इसको इक्वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक और टर्म आ रहा है एनर्जी का, यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का भी टर्म आ रहा है, और क्योंकि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का टर्म आ रहा है तो हम काइनेटिक एनर्जी को इक्वल नहीं कर सकते। हाँ, इसको और इसको साथ में इक्वेट कर सकते हैं, लेकिन हम काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्टली इक्वेट नहीं कर सकते। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी पूरे टाइम कांस्टेंट नहीं रह रही है, क्योंकि कुछ समय के लिए वो थोड़ी देर के लिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज हो जा रही है स्प्रिंग की, ठीक है। तो आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। काइनेटिक एनर्जी इक्वेट करनी है तो इनिशियल और फाइनल की इक्वेट कर सकते हैं, ना कि बीच की इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि बीच में फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। उसमें आपको एक्स मैक्स भी पता होना चाहिए, आपको के भी पता होना चाहिए, तब आप उसको इक्वेट कर सकते हैं आराम से, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी आपको क्वेश्चन करते हुए ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं। अगेन देखिए यहाँ पे तो आपको दिया हुआ था कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक के पीछे स्प्रिंग लगी हुई है, ये सब कहानी बताई हुई थी, लेकिन ब्लॉक वाले क्वेश्चन से ज़्यादा आपको एक और कैटेगरी के क्वेश्चन मिलते हैं। और बेसिकली एक और कैटेगरी बहुत जो कॉमन कैटेगरी है कि दो बॉल्स आपस में कोलाइड कर रही हैं, तो उसमें भी देखिए एकदम सेम चीज़ होती है, कोई खास चीज़ें नहीं है उसमें, थोड़ी सी कंसेप्ट और आ जाते हैं,
ठीक है, यहाँ पे तो बहुत सिंपल सा केस दिख रहा था, उसमें थोड़े से कंसेप्ट और आ जाते हैं, बाकी होता एकदम वैसा ही है। तो कैसे होता है वो हम अभी देखने जा रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर इज द सिचुएशन, अरे मैं कलर चेंज कर लूँ, चलिए, ऑलमोस्ट सिमिलर इज द सिचुएशन व्हेन द टू बॉल्स कोलाइड विद ईच अदर एंड नो स्प्रिंग इज पुट बिटवीन देम। कोई स्प्रिंग नहीं है इस बार इनके बीच में, लेकिन एक दूसरे से वो कोलाइड कर रही हैं। At the instant they come into the contact, the rear ball has a larger velocity and the front ball has a smaller velocity. पीछे वाली बॉल की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तभी कोलाइड कर सकती हैं, और आगे वाले की वेलोसिटी कम होगी। बट द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट मस्ट मूव इक्वल डिस्टेंस इन एनी टाइम। लेकिन बीच जो उनके सर्फेसेस जो कॉन्टैक्ट में है वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चलने चाहिए। ठीक है, जब तक वो कॉन्टैक्ट में है। द बॉल्स हैव टू बी डिफॉर्म्ड एट दिस कॉन्टैक्ट। और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि बॉल्स का डिफॉर्मेशन होगा जब ऐसे कॉन्टैक्ट होगा। तो देखिए, जब सीधी सी बात है, जब बॉल्स दो रेगुलर बॉल्स हैं, ऐसे हैं, एक ऐसे बॉल है, एक ऐसे जा रही है, ठीक है, एक ऐसे आ रही है, या आगे ही जा रही है, छोड़ी इधर ना करके आगे ही जा रही है, लेकिन बट विथ स्मॉलर वेलोसिटी। तो जब ये आपस में लड़ेंगी, आपस में कोलाइड करेंगी, तो कुछ डिफॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे और ऐसे थोड़ा सा, मतलब हॉरिजॉन्टल में इस डायरेक्शन में ये दोनों थोड़ा सा स्ट्रेच कर जाएंगी बॉल्स। ठीक है, ये छोटा सा डिफॉर्मेशन होता है जब भी बॉल्स आपस में कोलाइड करती हैं या जब कांटेक्ट में आती हैं, अगर वो स्पीड उनकी डिफरेंट हो तो। इस कोलिजन का कुछ इफेक्ट्स पड़ते हैं, ठीक है, बॉल पे। कई बार अलग अलग मटेरियल की बॉल होती है तो अलग अलग डिफरेंट तरह के उसमें इफेक्ट होते हैं। क्या इफेक्ट पड़ते हैं आगे देखते हैं। अच्छा, द डिफॉर्म्ड बॉल्स पुश ईच अदर। जो डिफॉर्म्ड बॉल होंगी, जो अभी मैंने आपको दिखाया कि वो वर्टिकल में स्ट्रेच कर सकती हैं बॉल्स, जब वो कोलाइड करेंगी तो जो वो डिफॉर्म हो जाएंगी, तो डिफॉर्म होंगी तो वो एक दूसरे के पुश करेंगी, दूसरे के पुश करेंगी, और जो दो वेलोसिटी है दोनों बॉल की वो चेंज होगी। ठीक है, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू बॉल्स डिक्रीजेस एज सम एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डिफॉर्म्ड बॉल्स। और कुछ टोटल काइनेटिक एनर्जी का कुछ बॉल डिक्रीज कर जाएगा, जैसे क्योंकि कुछ एनर्जी उसमें कन्वर्ट होकर के उनकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में चला जाएगा उनके डिफॉर्मेशन कराने में। अब तो देखा होगा यही कंसेप्ट लगा था पीछे भी, क्योंकि बीच के टाइम पे जब कोलिजन हो रहा था एक्चुअली में, तो कुछ एनर्जी चली गई थी स्प्रिंग के कंप्रेशन में। तो वैसे ही कुछ कंसेप्ट यहाँ पे भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। द डिफॉर्मेशन इज मैक्सिमम। जो डिफॉर्मेशन है वो मैक्सिमम होगा, कब होगा, और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। ठीक है, क्योंकि एक टर्म और आ जाएगा कि एक्स मैक्स का टर्म आ जाएगा, तो का डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होगा और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी जब दोनों बॉल इक्वल वेलोसिटीज अटेन करती हैं। आपने देखा ही था लास्ट वाले उसमें कि वी हाफ m1 प्लस m2 इंटू कैपिटल वी स्क्वायर प्लस हाफ एक्स मैक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए एक्स मैक्स का टर्म आ गया यहाँ पे, तो ये वैल्यू सबसे बड़ी हो गई और ये वैल्यू सबसे छोटी हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी सबसे कम हो गई। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और उनकी कब हुआ ऐसा, जब दोनों की वेलोसिटीज इक्वल हैं। खैर चलिए आगे चलते हैं। द लीनियर मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन लीनियर मोमेंटम पे कोई फर्क आया था, टोटल मोमेंटम में कोई फर्क आया था, नहीं आया था, तो वो कांस्टेंट रह रहा है। द बिहेवियर ऑफ द बॉल आफ्टर दिस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉल। चलिए, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बड़ी ध्यान से आपको याद रखनी है, समझ में आनी चाहिए ये चीज़ कि अब इसके बाद का जो भी है, अभी तक सब सेम था, अभी तक कोई फर्क नहीं था इसमें और स्प्रिंग वाले केस में, लेकिन अब फर्क पड़ेगा। अब फर्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि अब डिपेंड करेगा इसका बिहेवियर नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉल पे, यानी किस तरह से बॉल्स जो हैं आपस में कोलाइड करने के उनका नेचर कैसा है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप दो मेटल की बॉल लें, ठीक है, और दोनों को आपस में एक दूसरे पे एकदम हेड ऑन कोलिजन करवाएं। ठीक है, हेड ऑन कोलिजन मतलब सामने सामने से कोलिजन करवा दें, एक दूसरे पे आके लड़ें बॉल, तो आप देखेंगे कि लड़ेंगे या खूब तेज वापस चली जाएंगी। अब वही लीजिए आप दो प्लास्टिक की बॉल, उनको कोलिजन कराइए, वो उतनी तेज नहीं जाएंगी लौट करके। अब आप क्या करिए, ऐसी क्ले की, आपने जानते हो कि क्ले मिट्टी आती है, क्ले खेलने के लिए आता है, उन उसकी दो बॉल बनाइए और एक दूसरे पे फेंकिए। क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे पे चिपक ही जाएंगी, मतलब उनको उनको वो वापस लौट करके आएंगी ही नहीं। आप एक दूसरे की तरफ फेंकेंगे, वो एक दूसरे जगह पे चिपक चिपक जाएंगी, एक बड़ी बॉल बना लेंगी। तो यही ये कह रहा है कि अब आगे जो कुछ भी होना है वो इस बात पे हम कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में, क्या होगा। चलिए देखते हैं। इफ़ द बॉल्स आर परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिसिटी अभी आपको समझ में आ जाएगी, थोड़ी देर वेट करिए।
ठीक है। अगर बॉल्स परफेक्टली इलास्टिक हैं, द फोर्सेस में डेवलप इनसाइड देम सो दैट द बॉल्स ट्राई टू रीगेन देयर ओरिजिनल शेप्स। देखिए, इलास्टिसिटी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप कोई चीज़ को दबाते हैं तो वो चीज़ वापस तुरंत उसी फॉर्म में आना चाहती है। जैसे दो रबड़ की बॉल आपने दबाई होगी, तो जैसे आप उसको दबाते हैं वो वापस से उतनी तेज़ फोर्स लगाती है अपने ओरिजिनल शेप में आने के लिए। ये होता है इलास्टिसिटी। और कमाल की बात यह है कि एक मेटल की बॉल जो होती है वो एक रबड़ की बॉल से ज़्यादा इलास्टिक होती हैं। तो यानी आप मेटल की बॉल, क्योंकि आप दबा ही नहीं सकते तो आप उसकी उस चीज़ को फील नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रुथ है कि एक मेटल की बॉल जो होती है वो एक प्लास्टिक की बॉल तो खैर बहुत कम इलास्टिक होती है, लेकिन एक रबड़ की बॉल से बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है। इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे कि आप उसको डिफॉर्म करें, बॉल को या किसी भी मटेरियल को डिफॉर्म करें और वापस से वो उसी शेप में, उसी फॉर्म में आना चाहिए, चाहे जिस फॉर्म में वो ओरिजिनल था, जिस फॉर्म में वो डिफॉर्मेशन से पहले था। तो इसे कहते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है। तो अगर वो बॉल्स इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, तो फोर्स उनके अंदर डेवलप हो जाएगा और वो क्या करेंगे, बॉल अपने ओरिजिनल शेप में आने लगेंगी। इस केस में क्या होगा, द बॉल कंटिन्यू टू पुश, जब बॉल एक दूसरे को पुश करती रहेंगी और द वेलोसिटी ऑफ द फ्रंट बॉल इंक्रीजेस वाइल दैट ऑफ रियर बॉल डिक्रीजेस एंड दस द बॉल सेपरेट। जो फ्रंट बॉल होगी उसकी वेलोसिटी आगे की तरफ बढ़ जाएगी और पीछे वाले की कम हो जाएगी और बॉल सेपरेट हो जाएंगे। आफ्टर सेपरेशन, जैसे वो सेपरेट होंगी तो जो बॉल्स होंगी वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएंगी, सो दैट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज कंप्लीटली कन्वर्टेड बैक इनटू काइनेटिक एनर्जी। इस तरह से इनकी जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है जो उनके अंदर स्टोर हो गई थी कुछ समय के लिए, वो पूरी तरह से अब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगी। दस, ऑल दो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कॉन्स्टेंट, द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और इसीलिए क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रही, इस पूरे प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रही। क्यों कांस्टेंट नहीं रही? क्योंकि बीच में डिफॉर्मेशन आया। थोड़ी देर के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, लेकिन अब क्या हुआ, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी। यानी कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी होगी आप उसको कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि बीच में कोई वेलोसिटी ले लिया और उनको कंजर्व कर लिया, क्योंकि उस टाइम पे कुछ ना कुछ एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी होगी इनकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, इनके डीफॉर्मेशन में। समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से आप बात, इनको डीफॉर्म करने में कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम हो चुकी होगी। सच अ कोलिजन इज कॉल्ड एन इलास्टिक कोलिजन, और इस तरह के कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन कहा जाता है। ठीक है। अब दूसरे तरह के मटेरियल की बात की जा रही है। ऑन द कंट्रारी, इनके अपोजिट में, इनके इनके इसके विपरीत, इफ द मटीरियल्स ऑफ द बॉल्स आर परफेक्टली इन इलास्टिक, अगर जो मटीरियल जिस मटीरियल से बॉल बनी है वो पूरी तरह से इन इलास्टिक है, यानी अगर आप उसको डिफॉर्म करेंगे, उनको उसको चाहती नहीं कि वो लौट करके आए। जैसे क्ले मिट्टी है, उसको आप डिफॉर्म कर देंगे, उसको दबा देंगे, तो वो ऐसा नहीं करेगी अरे अरे हटो मुझे वापस से गोल बनना है। ठीक है, दबा दिया भैया, ओके मैं वापस उस शेप में आ जाती हूँ। ठीक है। तो इस तरह का कुछ मटेरियल का जो बिहेवियर होता है इसे हम इन इलास्टिक कहते हैं। इलास्टिक और उसका अपोजिट इन इलास्टिक। ठीक है। द बॉल्स हैव नो टेंडेंसी टू रीगेन द ओरिजिनल शेप्स आफ्टर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। तो देखिए वही चीज़ लिखी हुई है, शायद मैंने ऊपर इसको नहीं किया था, कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है। ठीक है, ओरिजिनल शेप मैं आगे अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या एक्सप्लेन करूंगा बता रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि अभी मैंने अंडरलाइन नहीं किया था, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, बल्कि इसको मैं अंडरलाइन कर सकता था। ये वाली लाइन अच्छी लाइन थी, रीगेन ओरिजिनल शेप्स वाली लाइन जो थी, ये वाली लाइन जो थी, इसको मैं अंडरलाइन कर सकता था, लेकिन आप देखिए इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, आप कर लीजिए कुछ काम। ठीक है, मैं कुछ काम कर लेता हूँ तो उससे आपका भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। एज अ रिजल्ट दे डू नॉट पुश ईच अदर, और इस केस में क्योंकि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के बाद उनकी कोई टेंडेंसी नहीं होती रीगेन करने की शेप, तो वो एक दूसरे को पुश नहीं करती हैं। सबसे कमाल की बात यह है, इसमें कहते हैं एक दूसरे को पुश कर रही थी वो, क्योंकि उनको वापस अपने ओरिजिनल शेप में आना था, उनको उस डिफॉर्मेशन वाली स्टेट में नहीं रहना था। लेकिन अब क्या हो गया, वो एक दूसरे को पुश नहीं कर रही हैं, तो पुश नहीं कर रही हैं तो वो उसी वेलोसिटी चलती रहेंगी डिफॉर्म शेप के साथ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, जैसे अभी आपको बहुत बढ़िया से मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो आप थोड़ा सा वेट करिए, रुकिए। चलिए अब आपको एक्सप्लेन ही कर दिया जाए, पहले अच्छे से एक्सप्लेन होगा आज। चलिए एक सेकेंड बस रुक जाइए। हाँ, ये हो गया सबसे पहले इलास्टिक का केस। ठीक है, इलास्टिक का केस, और ये हो गया इन इलास्टिक का केस, आई ई और ई। ठीक है, चलिए बढ़िया से एक्सप्लेनेशन होगा अभी, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप। देखिए इलास्टिक के केस में एक ये पहली बॉल है और ये एक दूसरी बॉल है। ठीक है, सेम शेप की बना रहा हूँ मैं। और इन इलास्टिक के भी केस में एक ये पहली बॉल है, एक ये दूसरी बॉल है। ठीक है, थोड़ा पास हो गई, थोड़ा दूर बना लेते हैं, ये एक दूसरी बॉल है। अब क्या होगा,
देखिए आगे जाते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या होगा, ये कोलिजन करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोलिजन होगा, सी स्टैंड फॉर कोलिजन। जब कोलिजन होगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये गोल बॉल आपको जो दिख रही हैं इलास्टिक के केस में ये कुछ ऐसे हो जाएंगी, हल्की सी डिफॉर्म हो जाएंगी, ठीक है। एकदम जैसा मैं बना रहा हूँ एकदम उस तरह से डिफॉर्म नहीं होंगी, और भी तरह से डिफॉर्मेशन आ सकता है, लेकिन मतलब कुल मिला के कहने का मतलब जब ये कोलिजन कर रही होंगी तो कुछ इस तरह से इनका डिफॉर्मेशन हो जाएगा इन दोनों बॉल्स का, ठीक है। अब क्या होगा, अब सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए अब क्या होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे फोर्सेस लग रहे होंगे, ये जो बॉल्स हैं ये बॉल चाह रही होगी कि हटो, मुझे अपने रीगेन करना है अपना ओरिजिनल शेप, और ये कह रही होगी हटो, मुझे रीगेन करना है अपना ओरिजिनल शेप। तो ये लगा रही होगी इस पे ऐसे फोर्स, और ये लगा रही होगी इस पे ऐसे फोर्स। तो एक बीच में एक बहुत तगड़ा फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के कारण ये दोनों बॉल्स जो है अपने ओरिजिनल शेप में आना चाह रही हैं, और ओरिजिनल शेप से आने का मतलब कि अब ये अपने ओरिजिनल शेप को अटेन करेंगी। मतलब इनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है आगे, ये ऐसे हो जाएगी और ये ऐसे हो जाएगी, इनकी इस वेलोसिटी चाहे जो भी रहे ये अपने ओरिजिनल शेप में कैसे भी करके आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जहाँ इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, देखिए ये इन इलास्टिक वाला केस है, तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसको। तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि ये एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगा रही हैं, ये ऐसा नहीं कह रही हैं कि हटो, मुझे रास्ता दो, मुझे अपने आप को वापस एक्सपैंड करके नॉर्मल होना है, या तुम हटो मुझे एक्सपैंड करना है, नहीं। इनको ये मस्त है, ये मस्त चिल है, ठीक है। तो इनके साथ क्या होगा ये भी बता देता हूँ आपको। इनके साथ कुछ ऐसा होगा कि ये दोनों ऐसे कंबाइन करके, ठीक है, दो बॉल से कंबाइन करके एक सिंगल बॉल ही बना जाएंगी, क्योंकि ये दोनों डिफॉर्मेबल हैं, आराम से डिफॉर्म हो जाएंगी, और ये एक दूसरे के एक साथ ही बॉल बना लेंगी। तो उम्मीद है इतनी कंसेप्ट को अगर समझ में आ गई होगी तो फिर आपके आगे की कहानी एकदम सिंपल है। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे इनिशियली काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप बराबर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ना बराबर नहीं, इस स्टेट में और इस स्टेट में काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आया है, वो डिफॉर्मेशन का अंदर कुछ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई होगी। लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे आप इक्वेट कर सकते हैं, इसलिए इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे भी कोई डिफॉर्मेशन नहीं, यहाँ पे भी कोई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे भी कोई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बराबर है। यहाँ पे इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कुछ है, यहाँ पे कुछ कंज्यूम हुई, और यहाँ पे पूरी कंज्यूम हुई कि पता नहीं कहीं यूज ही हो गई वो काइनेटिक एनर्जी, उस एनर्जी का ये फंडा हुआ, उस एनर्जी का ये यूज़ हो गया कि वो एनर्जी यूज़ अप हो गई, कंज्यूम हो गई इन दोनों का डिफॉर्मेशन करने में। तो यहाँ पे आप काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं कर सकते। लेकिन सेकंड केस जो आता है मोमेंटम का, मोमेंटम सब जगह बराबर है, मोमेंटम को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इस पूरे सिस्टम पे, तो मोमेंटम जो होगा वो बराबर रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इतनी कहानी समझ में आई होगी, तो मैं इसको मिटा देता हूँ अब, ठीक है। आपके पास तो बटन, आपको अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप फिर से देख सकते हैं, तो काफ़ी क्लियरली मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को, ठीक है। चलिए मैं इसको जल्दी से मिटा लेता हूँ अभी, ओके। चलिए हम चलते हैं अपने वापस से इस पे टेक्स्ट पे। ऑन द कॉन्ट्ररी, ये हो गया, आपको ये सब समझ में आ गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ, मूव विथ कॉमन वेलोसिटी विद द डिफॉर्म शेप। तो क्या हो रहा था एंड में, इन इलास्टिक के लिए वो अपने डिफॉर्म शेप के साथ अगर एक कॉमन वेलोसिटीज के साथ मूव कर रही थी। द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज एट द टाइम ऑफ डिफॉर्मेशन एंड देयर आफ्टर रिमेन्स कांस्टेंट एट दिस डिक्रीज वैल्यू। जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो डिक्रीज होगी डिफॉर्मेशन के टाइम पे, क्योंकि वो कंज्यूम हो रही है उसके डिफॉर्मेशन करने में, और फिर आगे भी यही डिक्रीज वैल्यू चलती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस तरह के कोलिजन को कहते हैं हम इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए। इफ द मटीरियल्स इज पार्शली इन इलास्टिक, तो सीधी सी बात है पार्शली इन इलास्टिक हो जाएगा कि ना पूरी तरह से इलास्टिक है ना पूरी तरह इन इलास्टिक है। तो बॉल्स जो है थोड़ा बहुत तो ट्राई करेंगे अपने ओरिजिनल शेप में आने के लिए, अपने एक दूसरे को पुश भी करेंगे बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन के बाद, लेकिन द वेलोसिटीज द बॉल सेपरेट बट द शेप्स आर नॉट कम्प्लीटली रिकवर्ड। तो बॉल सेपरेट तो हो जाएंगी, एक दूसरे से दूर तो हो जाएंगी जो फोर्स लगेगा उसके कारण, लेकिन उनके जो शेप है वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाएंगे। तो कुछ एनर्जी उनके अंदर ही फंसी रह जाएगी डिफॉर्म्ड बॉल के, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो कम हो जाएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के, लेकिन द लॉस जो होगा वो उतना ज़्यादा नहीं होगा इन केस ऑफ इनइलास्टिक के लिए, ठीक है। तो अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फाइनल टाइम आता है, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है कि अगर इलास्टिक कोलिजन है तो आप पूरा ये मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, के एफ इजिकल टू के आई। लेकिन याद रखिएगा फाइनल और इनिशियली कंजर्व करिएगा, बीच वाली कंजर्व मत करिएगा। इन इलास्टिक कोलिजन है तो आप v1 डैश इजकल टू v2 डैश इजकल टू v, तो ये तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी आप कंजर्व नहीं कर सकते। अगर पार्शियली इलास्टिक कोलिजन है तो आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, लेकिन फिर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। इसमें भी आपको कौन सी इक्वेशन याद रखनी है मैं आपको बता दूँ। चलिए मैं इसको येलो से मार्क कर दूँगा, जो जो आपको असल में याद रखनी है। एक आपको ये याद रखनी है, ठीक है, एक आपको ये याद रखनी है, और एक आपको ये दिमाग में रखनी है। और याद क्या रखनी है, मतलब बेसिकली क्या कंजर्व हो रहा है आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। ये चार इक्वेशन आपको याद रखनी है, और चार ही याद समझ में ध्यान में रखिए, इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज देयरफॉर लेस देन इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। फॉर वन डायमेंशनल मोशन कोलिजन द वेक्टर साइन में बी रिमूव। तो दो बातें यहाँ पे लिखी हैं। पहली बात कि पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा वो कम होगा इन केस ऑफ रादर देन अगर हम परफेक्टली इन इलास्टिक से कंपेयर करें तो। और सेकंड वन जो है वन डायमेंशनल मोशन के लिए वेक्टर साइन आप हटा सकते हैं, यानी कि मोमेंटम के लिए जो आपने वेक्टर साइन का यूज़ किया है, या फिर ऊपर आपने, ठीक है, मोमेंटम के लिए जो आपने वेक्टर साइन यूज, काइनेटिक एनर्जी में वेक्टर साइन का कोई यूज़ नहीं है, तो आप वेक्टर साइन को हटा सकते हैं, क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन है तो प्लस माइनस साइन से आप काम चला सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। तो चलिए, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन अगर हो रहा है वो भी वन डायमेंशन में हो रहा है, तो उसको हम कैसे एनालाइज करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। चलिए, तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन में ऐसा हो रहा है कि पहले जैसे हमने केसेस देखे थे ना, कि ये जो है इस तरफ मूव कर रहा है, ये भी इस तरफ मूव कर रहा है, और ये थोड़ी ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, इससे टकराएगा, ठीक है, फिर ये तेज़ स्पीड से मूव करने लगेगा, ये धीरे स्पीड से मूव करने लगेगा। तो जब हमने ऐसा देखा था तो वही चीज़ यहाँ पे फिर से आ रही है, मतलब कोलिजन का जो सब हो रहा है तरीका एकदम सेम है, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं हम इसके आगे क्या हो रहा है। देखिए एक बार हम टेक्स्ट जल्दी से पढ़ लेते हैं। कंसीडर टू इलास्टिक बॉडीज ए एंड बी मूविंग अलोंग द सेम लाइन। बॉडी ए हैज अ मास m1 and moves velocity v2 v1 towards right, and body b has mass m2 and moves velocity v2 in the same direction। वही चीज़ लिखी हुई, we assume that v1 greater than v2 and the two bodies may collide so that the two bodies may collide। मतलब इस तरह से कोलिजन हो सकता है। और v1 डैश v2 डैश फाइनल वेलोसिटीज़ हैं कोलिजन के बाद की, और टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द टू बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। तो टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। तो उसी को हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, m1 इंटू वी वन माइनस वी वन डैश इज इक्वल टू m2 इंटू वी2 माइनस वी2 डैश वी2 डैश माइनस वी2, सॉरी थोड़ा उल्टा बोल गया मैं। तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए, सिंस द कोलिजन इज इलास्टिक, कोलिजन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर और आफ्टर काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन कांस्टेंट रहेगी। तो ये आप इस तरह की इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है, ये वाली इक्वेशन आप लिख सकते हैं। इससे आप फर्दर इस तरह की इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर m1 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम, m1 को कॉमन, देखिए ये सब देखिए मैथमेटिकल चीज़ें हैं, तो आप देख लेंगे एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा। तो m1 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो फर्दर अब 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 3 है, ठीक है, 2 क्या है, ठीक है, 3 ध्यान से देख लीजिए, m1 v1 माइनस वी1 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 डैश का स्क्वायर माइनस v2, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। 2 कौन सी है देख लेते हैं, 2 है, देखिए ये वाली इक्वेशन यानी m1 इंटू वी वन माइनस वी वन डैश इज इक्वल टू m2 इंटू v2 डैश माइनस v2। तो v1 माइनस वी वन डैश और v2 डैश माइनस v2 ये दोनों कैंसिल कर देंगे, v1 माइनस वी वन डैश और v2 डैश माइनस v2 ये दोनों कैंसिल कर देंगे इनके माइनस वाले कंपोनेंट, क्योंकि ये हो जाएगा v1 माइनस वी वन डैश प्लस इंटू v1 प्लस वी वन डैश। तो वो वाला यहाँ पे कंपोनेंट रह जाएगा, m1 कैंसिल हो जाएगा, m2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी सही जो नेगेटिव वाला कंपोनेंट माइनस वाला कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिल जाएगा v1 प्लस वी वन डैश इज इक्वल टू v2 प्लस v2 डैश। फाइनल लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है देखिए, v1 माइनस वी2 इज इक्वल टू v2 डैश माइनस वी1 डैश। इसका मतलब v1 माइनस वी2 क्या है, देखिए v1 जो है वो है वो स्पीड जो कि फास्टर वाले की है, ठीक है, फास्टर जो कि इनिशियल पहले वाले जो कि तेज स्पीड से पीछे से आ रहा है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी v1 है, और v2 जो है स्मॉलर वेलोसिटी है। लेकिन बाद में v2 डैश जो है वो फास्टर वेलोसिटी हो जाती है, और v1 डैश जो स्मॉलर वेलोसिटी हो जाती है। तो v1 माइनस वी वो रेट है जिससे कि बॉडीज सेपरेट कर रही हैं
is the rate at which the separation between the body decreases before the collision। तो v1 माइनस v2 जो है वो रेट है जिससे बॉडी के बीच में सेपरेशन, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में सेपरेशन जो है वो कम होती चली जा रही है कोलिजन के पहले। लेकिन और इसी की तरह v1 डैश माइनस v2 डैश माइनस v1 डैश वो रेट है जिससे बॉडी के बीच में जो सेपरेशन है वो इंक्रीज हो रही है कोलिजन के बाद। तो इक्वेशन 4 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक अप्रोच होता है, ठीक है। इसको भी आप यूज़ करेंगे अपने बहुत सारे क्वेश्चंस करने में। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप एग्जांपल्स करिएगा, उसमें आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी किस तरह से इस तरह की इक्वेशंस का यूज़ करना है अपने क्वेश्चंस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए वही चीज़ लिखी हुई, दिस रिजल्ट इज वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग इलास्टिक कोलिजन। द फाइनल वेलोसिटी v1 डैश एंड v2 डैश में बी ऑब्टेन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय m2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 1 और 4 इक्वेशन का यूज़ करके कुछ मैनिपुलेशन किया जा रहा है। देखिए ये 4th इक्वेशन है, ये वाली जो आपको दिख रही है, ठीक है, ये वाली 4th इक्वेशन है और ये वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन ये है m1v1 प्लस m2v2 प्लस m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। अब यहाँ पे देखिए आपको इनिशियल वेलोसिटी v1 और v2 तो दी ही रहेगी, हर क्वेश्चन में मोस्टली दी भी रहेगी, नहीं भी दी रहेगी तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन आप कुल मिला के अगर देखिए, अगर हम मान लें कि v1 और v2 हमको दी हुई है तो हमारे पास अननोन क्या है, m1 m2 दी ही है, m1 मास तो दिया ही रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी दी ही रहेगी, तो v1 डैश और v2 डैश हमारे पास अननोन है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या अननोन है। यहाँ पे देखिए इक्वेशन हमारा 4th इक्वेशन है, 4th इक्वेशन में देखिए v1 माइनस v2 डैश माइनस v1, तो यहाँ पे भी दो अननोन है, दो अननोन दो इक्वेशन, तो दोनों से हम v2 डैश और v1 डैश के जो क्या होगा बाकी बचे हुए वेरिएबल्स के टर्म में निकाल सकते हैं, ठीक है। एलिमिनेट करके किस तरह से मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करके इनको निकाल सकते हैं। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं। देखिए v1 डैश एक बार आया हमारा और वही चीज़ हम निकालेंगे फिर v2 डैश से। कैसे करना है देख लीजिएगा, m2 से मल्टीप्लाई करके बस सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अब मैं इसको कैसे समझाऊँ, मतलब सब्ट्रैक्ट करना तो आप मतलब समझ रहे होंगे कि किस तरह से सब्ट्रैक्ट करना है। नहीं तो आप बुक खोलिए, बुक खोल के आप ध्यान से दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से उसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, किस तरह से ऐड किया जा रहा है कि हमको ये वाली इक्वेशन मिल रही है, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन से आपको ये मिलेगा। फर्दर आप v1 डैश के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला बन के आ जाता है आपके लिए इलास्टिक कोलिजन में। आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, इससे आपको मिल जाएगा। अगेन फिर m1 से मल्टीप्लाई करके आप ऐड करेंगे इक्वेशन को तो आपको ये एक फार्मूला मिल जाएगा। तो ये दोनों फार्मूला आपको बहुत बढ़िया से मिल जाते हैं। इन दोनों फार्मूले को आपका यूज़ करके आप मज़े से इलास्टिक कोलिजन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो इक्वेशंस हैं ये दे रहे हैं फाइनल वेलोसिटी ऑफ द इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड मासेस, इनके टर्म्स में ये दे रहे हैं हमको फाइनल वेलोसिटीज, ठीक है। तो इतना आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं इलास्टिक कोलिजन में। मान लीजिए स्पेशल केस क्या है एक बहुत हैवी बॉडी और लाइट बॉडी में कोलिजन हो रहा है, ठीक है, और m1 बहुत ज़्यादा इन कंपेरिजन टू m2, यानी कि m1 देख लीजिए कौन सा है, m1 यानी जो बॉडी आके टकरा रही है, स्पीड में आती है और टकराती है, वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू m2, ठीक है। तो क्या होगा, यानी कि एक हैवी बॉडी हिट्स द लाइट बॉडी फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से आके एक बहुत हैवी बॉडी एक लाइट बॉडी को हिट कर रही है, कहीं से भी हिट कर सकती है। तो वो तो खैर यहाँ पे हम देखते हैं। तो उसमें कुछ ये सब देखिए जो हमने ऊपर इक्वेशंस डराइव किए हैं इलास्टिक कोलिजन वाली, उसमें ये सब टर्म्स यूज़ हुए हैं। तो वो सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे वो देख लीजिए। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आते हैं, देखिए हमको एक चीज़ ध्यान में रखना है यहाँ पे कि m1 जो है वो बहुत ज़्यादा इन कंपेरिजन टू m2, ठीक है। तो m1 जब बहुत ज़्यादा इन कंपेरिजन टू m2 तो यहाँ पे m1 माइनस m2 है, m1 प्लस m2 ये दोनों लगभग बराबर हो जाएंगे, तो ये 1 हो जाएगा ओवरऑल। और 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 ये लगभग 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो v1 डैश हो जाएगा v1 प्लस 2v2, और उसी तरह से v2 डैश हो जाएगा, यहाँ पे देखिए m1 प्लस m2 और m1 प्लस m2 तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस m2 का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस m2 का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये 1 हो जाएगा। और ये हो जाएगा लगभग 0, तो ये हो जाएगा नेगेटिव v2, ठीक है। तो उस तरह से आप देख सकते हैं कि जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वाली दो इक्वेशन आपको मिल जाएगी, v2 डैश इज इक्वल टू 2v1 माइनस v2 और v1 डैश इज इक्वल टू v1 के बराबर, ठीक है। m1 को जब आप बहुत ज़्यादा बड़ा रखेंगे, ठीक है, m1 यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेशन में m1 को जब आप बहुत बड़ा एज्यूम करते हैं तो यहाँ पे ये वाला क्वांटिटी 0 हो जाएगी और ये वाली क्वांटिटी 1 हो जाएगी, तो v1 डैश v1 के बराबर हो जाएगा और v2 डैश हो जाएगा, ये m1 बड़ा है 2 हो जाएगा ये टोटल, और यहाँ पे हो जाएगा 1, तो
2v1 माइनस v2। तो वही चीज़ें आप नीचे पे आएंगी, v1 डैश इज इक्वल टू v1, v1 डैश इज इक्वल टू v1 और v2 डैश इज इक्वल टू v1 माइनस v2। तो वही दो इक्वेशन आपको ये याद रखनी है, ठीक है। मैं इसको पर्पल से कर दे रहा हूँ और याद ही रखनी है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें अपने बस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की और इस तरह की इक्वेशंस को डराइव कर लिया जो आपको आगे बात करनी। इस तरह से जब हैवियर बॉडी चल रही होगी और हैवियर मतलब इसमें बता रहे हैं कि हैवियर बॉडी लगभग सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है और लाइटर बॉडी अगर रेस्ट पे रखी हुई है, ठीक है, तो v1 v2 डैश इज इक्वल टू 0, यानी कि जो लाइटर बॉडी अगर रेस्ट पे रखी हुई है तो v2 इज इक्वल टू 0 और v2 इनिशियली 0 है तो v2 डैश जो हो जाएगा वो 2v1 के बराबर हो जाएगा। मतलब कि अगर पीछे से कोई हैवियर बॉडी आके एक लाइटर बॉडी को हिट करेगी तो आफ्टर गेटिंग अ पुश, आफ्टर गेटिंग अ फोर्स, जो हैवियर बॉडी है वो जो लाइटर बॉडी है वो फ्लाई अवे हो जाएगी, वो चली जाएगी डबल द वेलोसिटी ऑफ हैवियर बॉडी। जितनी वेलोसिटी से हैवियर वेलोसिटी आ रही है उसकी डबल वेलोसिटी से जो है आपकी लाइटर बॉडी फ्लाई अवे कर जाएगी। इसके बाद अगर m2 ग्रेटर देन m1 है, यानी लाइट बॉडी एक हैवी बॉडी को हिट कर रही है पीछे से, एक बहुत हल्की सी बॉडी आके एक बहुत हैवी बॉडी को पीछे से हिट कर रही है, तो उसके किस केस में क्या होगा, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये सब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो जाएंगी, इस तरह से ये सब टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी इक्वेशन 9.15 और 9.16 से निकल करके आ जाएंगी कुछ ये कि v1 डैश इज इक्वल टू माइनस v1 प्लस 2v2 और v2 डैश इज इक्वल टू v2। यानी कि अगर हैवियर बॉडी कंटिन्यूज टू मूव विथ ऑलमोस्ट सेम वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ द लाइटर बॉडी चेंजेस। जो वेलोसिटी है जो लाइटर बॉडी की है वो माइनस v1 प्लस 2v2 हो जाएगी और जो हैवियर बॉडी है उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे देखिए हैवियर बॉडी है 2 अगर, तो यहाँ पे v2 डैश v2 के बराबर रहेगा, यानी इनिशियल फाइनल बराबर रहेगा हैवियर बॉडी का, और लाइटर बॉडी माइनस v1 प्लस 2v2 से चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर वेलोसिटी जो लाइटर बॉडी की है, कलर चेंज कर लूँ मैं, the velocity heavier same velocity and the lighter body changes if the heavier body were at rest। अगर heavier body रेस्ट पे है, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है। अगर जो हैवी वाली बॉडी है वो रेस्ट पे है, यानी v2 इज इक्वल टू 0, देन v1 इज इक्वल टू माइनस v2, v1 डैश इज इक्वल टू माइनस v1 डैश। यहाँ से आप देख सकते हैं कि v1 डैश इक्वल टू माइनस v1, यानी कि लाइटर बॉडी रिटर्न्स आफ्टर कोलिजन विथ ऑलमोस्ट द सेम स्पीड है। यानी अगर बहुत हैवी बॉडी रखी हुई है कहीं पे, तो जो अगर कोई लाइटर बॉडी इस पर टकराएगी भी और पूरी जैसे इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो उस पर लड़ेगी और सेम वेलोसिटी से वापस आ जाएगी। दिस इज द केस व्हेन द बॉल कोलाइड्स इलास्टिकली विद अ फिक्स्ड बॉल एंड रिटर्न्स द सेम स्पीड। अगर जैसे आप बॉल को फेंकते हैं ना, रबड़ की बॉल या मेटल की भी बॉल आप फेंकेंगे तो उतनी स्पीड से लौट करके आएगी, बशर्ते आपकी दीवार ना इन इलास्टिक कोलिजन करवा दे, क्योंकि दीवार आपकी टूट जाएगी उस केस में। वैसे अगर रबड़ के वाला फेंकते हैं तो आपको आप देखते हैं कि सेम वेलोसिटी से लौटती है। तो वही चीज़ आपको बताया जा रहा है कि जब इलास्टिक कोलिजन हो रहा होता है तो सेम स्पीड से बॉल रिटर्न करती है, क्योंकि सामने एक हैवी बॉडी से कोलाइड कर रही होती है वो, ठीक है, लाइटर बॉडी। अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है दो बॉडीज़ के बीच में जिसका मास इक्वल है, m1 इक्वल टू m2, तो वहाँ वो आप इक्वेशन 9.515 और 9.16 में रखेंगे तो v1 डैश इक्वल टू v2 और v2 डैश इक्वल टू v1। तो इस केस में क्या हुआ, देखिए इस केस में क्या हुआ, उन दोनों की वेलोसिटीज जो है वो इंटरचेंज हो गई। जो हैवियर बॉडी की हैवियर तो है ही नहीं कोई, दोनों सेम मास के हैं, तो एक मास की जो है वो दूसरे मास को वेलोसिटी मिल गई, पहले मास की दूसरे मास को मिल गया, दूसरे मास की वेलोसिटी पहले मास को मिल जाती है ऐसे केसेस में, ठीक है। चलिए अब देखिए परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन, अगर इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है वन डायमेंशन में तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में कैसे कैलकुलेशंस करेंगे। इलास्टिक कोलिजन तो बड़े बढ़िया से हमने देख लिया, तो फाइनल वेलोसिटी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखिए व्हेन द परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडीज मूविंग अलोंग द सेम लाइन दे स्टिक टू ईच अदर, ठीक है, कोलाइड दे स्टिक टू ईच अदर, वो एक दूसरे से स्टिक कर जाती हैं। तो लेट m1 m2 विद द मासेस एंड v1 v2 विद द वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन एंड v विद द कॉमन वेलोसिटी ऑफ द बॉडीज आफ्टर कोलिजन। तो बाय द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि आप वही एक चीज़ कर सकते हैं, मासेस कंजर्व हो नहीं सकते हैं, तो आप सीधे से जब लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो आपको इस तरह की इक्वेशन मिल जाएगी। इस इक्वेशन से तो आपको ये याद रखनी है कि m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपको डायरेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का केस जब भी होगा तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इससे आपको फाइनल वेलोसिटी जो कॉमन वेलोसिटी होगी वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं चलिए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आप देखते हैं बहुत तगड़ा वाला लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का इन इलास्टिक कोलिजन में, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम वो भी देख लेते हैं। चलिए
चलिए वो देख लेते हैं। द काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज, इनिशियली कोलिजन के इतनी काइनेटिक एनर्जी है और आफ्टर कोलिजन के इतनी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो दोनों स्टिक कर गई तो v कॉमन वेलोसिटी हो गई, ठीक है। यूजिंग इक्वेशन 1 द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द कोलिजन, और इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। फर्दर कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करेंगे तो फर्दर आपको समझ में आ जाएगा क्या उस जो नेट हो गया काइनेटिक एनर्जी का लॉस जो हो जाएगा कुछ इतना हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, ये मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस हैं, तो ये हो जाएगा। इसके बाद एक चीज़ आती है कि विल सी दैट द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव, यानी हमेशा काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इन इलास्टिक कोलिजन हो और काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस ही नहीं हो रहा हो, अपने आप सब कुछ हो जा रहा हो, मतलब ऐसा कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एक छोटा सा कंसेप्ट और आ जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। वी सी दैट परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये हमने देखा है। और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन यहाँ पे सेपरेट ही नहीं होता है कोलिजन के पास, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो हो जाती है। यानी फाइनली जो है अप्रोच तो थी कुछ ना कुछ, लेकिन सेपरेशन जीरो हो गई है, ठीक है। तो इससे हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होगी वो ई टाइम्स हो जाएगी, कोई एक कोएफिशिएंट हमने लगा दिया इन दो ऑब्जर्वेशन से। देखिए भी ऑब्जर्वेशन का खेल है, तो सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू या तो वेलोसिटी अप्रोच के बराबर होगी तो जीरो होगी, तो हमने कांस्टेंट ई लगा दिया। जिस उन बॉडीज़ के लिए जब कोई परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इन जनरल फॉर neither perfectly elastic nor perfectly inelastic, in that case we can write velocity of separation is equal to e times velocity of approach। तो उस केस में e क्या हो जाएगा, e को कहते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और e की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है, और ये डिपेंड करती है मटेरियल ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज़ के ऊपर, ठीक है। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अगर e इक्वल टू 1 है तो कोएफिशिएंट परफेक्टली इलास्टिक है, अगर e इक्वल टू 0 है तो कोएफिशिएंट परफेक्टली कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, और एक हमारा और कंसेप्ट रह जाता है, बल्कि सेकंड लास्ट कंसेप्ट है। इसके बाद एक कंसेप्ट और है हमारा, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में इलास्टिक कोलिजन हो रहा होता है, तो कैसे कैलकुलेशंस करते हैं। कंसीडर 2 ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मास m1 एंड m2। कोई 2 ऑब्जेक्ट्स लेते हैं मास m1 और m2 के, जो कि एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं। इनिशियली द ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं, इनिशियली कुछ होता है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। B इज एट रेस्ट, B जो है वो रेस्ट पे है, एंड A मूव्स टुवर्ड्स B, जो B जो है रेस्ट पे है और A B की तरफ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी विद स्पीड u1 इफ द कोलिजन इज नॉट हेड ऑन। अगर हेड ऑन कोलिजन नहीं हो रहा है, अच्छा आपको मैं फिगर दिखा दूँ, फिगर देखिए यहाँ पे रखा हुआ है A, यहाँ पे रखा हुआ है B, A जो है B की तरफ मूव कर रहा है u1 वेलोसिटी से। अगर कोलिजन नहीं होगा, हेड ऑन नहीं होगा कोलिजन, तो आप जानते हैं अगर हेड ऑन होगा, ठीक है, अगर हेड ऑन कोलिजन हो रहा होगा तो ये ऐसे जाएगा, लड़ेगा, और आगे जा करके स्पीड कुछ ये आगे की तरफ कुछ इस तरफ जाएगा, और ये भी कुछ इस तरफ जाएगा या पीछे की तरफ मूव कर जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसी किसकी स्पीड है, कैसे किसका मास है। लेकिन अगर हेड ऑन कोलिजन नहीं होगा, मान लीजिए ये आ करके इस बॉल में, मैं थोड़ा सा बड़ा करके इस बॉल को बनाता हूँ, कि जैसे मान लीजिए ये जो है बी बॉल है, ठीक है, ये बॉल जो है ये बी बॉल है, तो आपकी, ठीक है, ये आपकी बी बॉल है। और इस बी बॉल में अगर ये जो आपका मैंने ये जो ए बॉल है ये यहाँ पे आके लड़ती है तो ठीक है, मतलब कंप्लीट लगभग हेड ऑन कोलिजन होगा। लेकिन मान लीजिए ये आके लड़ती है कुछ यहाँ पे इस पॉइंट पर, तो सीधी सी बात है ये नीचे की तरफ जाएगी बी बॉल, और ए बॉल कुछ इस तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। सीधे से आपको समझ में भी आ रहा होगा देख के। तो कुछ ऐसा केसेस जब होगा तो उसमें हम कैसे क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेशंस करेंगे, वो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, द फोर्स ड्यूरिंग द कोलिजन इज नॉट अलॉन्ग द इनिशियल वेलोसिटी, यानी अगर कोलिजन हेड ऑन नहीं होगा, जो कि मैंने को समझा दिया कि हेड ऑन का क्या मतलब है और हेड ऑन ना होने का क्या मतलब है, तो इस फोर्स जो होगा वो कोलिजन में वो इनिशियल वेलोसिटी के अलॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। द ऑब्जेक्ट मूव अलॉन्ग डिफरेंट लाइन, द ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों अलग अलग डिफरेंट लाइन्स में मूव करेंगे, अलग लाइन में मूव करेंगे। और ए मान लीजिए मूव करता है विद वेलोसिटी v1 मेकिंग एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, और बी मूव करता है v2 मेकिंग एंगल फाई विद द सेम एक्सिस, ठीक है। ए मूव कुछ ऐसे किया कि वो थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ पे देखिए अब थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और बी कुछ ऐसे मूव कर रहा है कि वो फाई एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो आगे देखते हैं, और सीधी सी बात है v1 v2 जो है वो एक्स वाई प्लेन में लाई करते हैं,
तो कंजर्वेशन मोमेंटम से हम कह सकते हैं कि m1v1 इक्वल टू m1v1 cos थीटा प्लस m2v2 cos फाई, ठीक है। और m1u1 जो, और वर्टिकल में अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो m1v1 साइन थीटा माइनस m2v2 साइन फाई, ठीक है। अगर कोलिजन इलास्टिक है तो फर्दर हमें एक और इक्वेशन मिल जाएगी। कौन सी इक्वेशन मिल जाएगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो ये हमें मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन हमारे पास 4 अननोन है। क्या अननोन है? फाइनल वेलोसिटी दोनों की और थीटा और फाई, जिससे हम फाइनल मोशन को डराइव कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास रिलेशन केवल 3 है। कौन कौन से रिलेशन है? एक एक्स एक्सेस में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी कि ये वाला, एक वाई एक्सेस में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस कंजर्वेशन एनर्जी तो खैर एक्सेस इंडिपेंडेंट है, तो एक ये इक्वेशन है। तो हम इससे क्या कर सकते हैं कि जो फाइनल मोशन है उसको यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते, इतनी इन्फॉर्मेशन थे। तो क्या होगा, हमें कोई ना कोई एक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, या तो आपको फाइनल वेलोसिटी किसी की दी जाएगी, या तो आपको किसी की कोई एंगल दे दिया जाएगा। तो उसी से उसके बाद आप चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते चीज़ों को, ठीक है। In fact, the final motion depends upon the angle between the lines of force during the collision and in direction of initial velocity। जो फाइनल मोशन है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि एंगल क्या होगा लाइन्स ऑफ फोर्स में के बीच में ड्यूरिंग द कोलिजन एंड डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। कोलिजन के दौरान और इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में, मतलब उसी सब चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, कोलिजन के दौरान क्या लाइन्स ऑफ फोर्स क्या है उनके बीच में, ठीक है। तो इन सब के बीच में डिपेंड करता है फाइनल एंगल बिटवीन द फाइनल मोशन, इसी चीज़ पे डिपेंड करता है। द मोमेंटम ऑफ ईच मस्ट बी इंडिविजुअली कंजर्व इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फोर्स। जो मोमेंटम है हर एक का वो इंडिविजुअली कंजर्व रहना चाहिए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फोर्स, और जो मोमेंटम हर एक का वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के इंडिविजुअली कंजर्व रहना चाहिए। द मोशन अलॉन्ग द लाइन ऑफ द फोर्स मे बी ट्रीटेड एज वन डायमेंशनल मोशन। कहने का मतलब देखिए यही सब है कि एक मैंने आपको बता ही दिया कि चार अननोन, 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशंस हैं, तो कुछ ना कुछ आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। वो तो क्वेश्चन नहीं देगा, आपको ध्यान में नहीं रखना है। जैसे अभी आप अगर सॉल्व एग्जांपल्स में क्वेश्चंस करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें एक पार्टिकल जो है वो परपेंडिकुलर चला जाता है, 90 डिग्री पर चला जाता है। तो आपको सीधी सी बात, जब परपेंडिकुलर चला जाता है तो आपको एक एंगल दे दिया इसने, थीटा एंगल दे दिया या फाई एंगल दे दिया, ठीक है। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैलकुलेट होगा। तो उसकी आपको कोई प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको चीज़ें कुछ ना कुछ आपको मिल जाएंगी जिससे आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। हम चलते हैं अपने आखिरी टॉपिक पे आज के, ठीक है, इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स, ये वाला जो टॉपिक है, ठीक है। चलिए देखते हैं। व्हेन टू बॉडीज कोलाइड, जब दो बॉडी कोलाइड करती हैं तो दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर व्हाइल इन कॉन्टैक्ट। जब तक वो कॉन्टैक्ट में रहती हैं, यानी जब तक उनका कॉन्टैक्ट पीरियड रहता है, वो तब तक एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं। द मोमेंटम ऑफ ईच बॉडी इज चेंज ड्यू टू द फोर्स ऑन इट एक्सर्टेड बाय द अदर। जो मोमेंटम होगा हर एक बॉडी पे वो चेंज हो जाता है इस फोर्स के कारण जो कि दूसरे के द्वारा एक्सर्ट हो रहा होता है, ठीक है। ऑन एन ऑर्डिनरी स्केल द टाइम ड्यूरेशन ऑफ दिस कॉन्टैक्ट इज वेरी स्मॉल। एक छोटे अगर किसी स्केल में बात किया जाए तो चेंज ऑफ जो टाइम लग रहा है इस कोलिजन में बहुत कम होता है, लेकिन जो चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाता है इसमें वो बहुत तगड़ा हो जाता है। अब कैसे हो जा रहा है? तो इसका मतलब है कि फोर्स जो लग रहा होगा इन दोनों के बीच में वो बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का लग रहा होगा, ठीक है। मस्ट बी लार्ज ऑन एन ऑर्डिनरी स्केल। सच लार्ज फोर्सेज एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। जैसे आप बैट से बॉल को मारते हैं तो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए बैट और बॉल आपस में कांटेक्ट में रहते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि बॉल बहुत तगड़ी स्पीड से जाती है, उसका डायरेक्शन भी बहुत पूरी तरह से चेंज हो जाता है, ठीक है। बैट्समैन जब बैट से मारता है तो उस तरह के फोर्स को इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। द फोर्स में नॉट बी यूनिफॉर्म बाय इन कॉन्टैक्ट लास्ट। और ये फोर्स यूनिफॉर्म कई बार नहीं भी होता है, कई बार इनिशियली तेज लगता है, बाद में धीरे लगता है, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि ये फोर्स जो है कॉन्टैक्ट के दौरान यूनिफॉर्म नहीं रहता है। तो चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस्ड बाय सच एन इम्पल्सिव फोर्सेस पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी पी, पी आई से पी एफ तक, डी पी बाई डी टी। अगर डी टी से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और डी पी बाई डी टी हो जाता है एफ। कैसे हो जाता है? देखिए डी पी होता है, ये एफ होता है एम इंटू ए। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा डी एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, उसको नॉन साइड को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डिफरेंशियल ऑफ एफ इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा एम इंटू वी, ठीक है। या नहीं, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, एम वी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको एम ए मिल जाएगा। तो इसी तरह से डिफरेंशियल ऑफ पी जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ के बराबर। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, डिफरेंशियल ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू एफ। तो इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी जो हो जाएगा आपका पी एफ माइनस पी आई हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा इम्पल्सिव फोर्स का चेंज ऑफ मोमेंटम, जो कि फोर्स इंटू स्मॉल टाइम डी टी के इंटीग्रल के बराबर होगा, ठीक है। और सीधी सी बात है, आप अगर एरिया
अगर आपके पास ग्राफ दिया हुआ है एफ और टी का, ठीक है, यहाँ पे देखिए एफ और टी का ग्राफ दिया, तो जिसके अंदर का जो एरिया होगा, किसी ग्राफ के बीच का जो एरिया होगा वो इंटीग्रल एफ डी टी हो जाएगा, यानी कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल हो जाएगा, ठीक है। ये जो क्वांटिटी है इंटीग्रल एफ डी टी, ठीक है, टी आई से लेकर टी एफ तक, इसे हम इम्पल्स कहते हैं, फोर्स, उस फोर्स का इम्पल्स कहते हैं जो फोर्स लग रही होती है, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी आई टू एफ, और इक्वल होता है ये चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी के ऑन विच इट एक्ट्स, ठीक है। ऑब्वियसली इट इज़ द एरिया अंडर एफ टी कर्व फॉर वन डायमेंशन मोशन, और सीधी सी बात है ये एफ टी कर्व के एरिया के बराबर होता है, जो कि मैं आपको ऊपर यहाँ पे समझाई दिया कि इसके एरिया के बराबर होता है एफ टी कर्व के, ठीक है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसका नाम था सेंटर ऑफ मास लीनियर मोमेंटम कोलिजन, ये अब कंप्लीट हो चुका है। अगला चैप्टर बहुत ही जल्द आएगा, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए इस चैनल से और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।